Assalamu alaikum and a very welcome to all of you in this YouTube channel Kashmir Teaching Diary। आज के वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8th हिस्ट्री का एक नया चैप्टर दैट इज़ वुमेन कॉस्ट एंड रिफॉर्म। इस चैप्टर को कंटिन्यू करने से पहले हम कोशिश करते हैं वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म का जो ये चैप्टर है इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसका एक ब्रीफ हम इंट्रोडक्शन समझने की कोशिश करते हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर टर्म आई हुई है वुमेन कॉस्ट एंड रिफॉर्म। वुमेन कॉस्ट एंड रिफॉर्म से ही हमें पता चलता है कि ये जो चैप्टर है ये किस बारे में बात करने जा रहा है। इस चैप्टर में हमने पढ़ना है कि जो वुमेन है, वुमेन की कंडीशन क्या थी, वुमेन्स के जो राइट्स थे उसे एक्सप्लॉइट क्यों किया जाता था, या वुमेन क्यों डिप्राइव्ड थी फ्रॉम मेनी सॉर्ट ऑफ राइट्स, और सोसाइटी में जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन थी वो क्यों चल रही थी, और किस तरह से सोसाइटी में ऑन द बेस ऑफ डिफरेंट कास्ट से डिस्क्रिमिनेशन की जा रही थी, और उसके बाद कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं जिसके ज़रिए से सोसाइटी में रिफॉर्मेशन लाई जाती हैं और जिसके ज़रिए से जो पोजीशन ऑफ वुमेन है ये बेहतर हो जाती हैं, और कास्ट बेस्ड इनइक्वलिटीज़ जो होती है उनको हम किसी हद तक एबॉलिश करने में कामयाब हो जाते हैं। आइए हम अब स्टार्ट करते हैं। आज से पहले अगर हम 200 साल पीछे जाते हैं, तब अगर हम पोजीशन ऑफ वुमेन को इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, तब हम अगर इन्वेस्टिगेट करते हैं, रिसर्च करते हैं कि पोजीशन ऑफ वुमेन क्या थी, और उसके बाद उसे आज के दौर के साथ कंपेयर करते हैं, तो इस बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगी। क्योंकि ड्यूरिंग द एंशिएंट टाइम्स जो पोजीशन ऑफ वुमेन जो सोसाइटी में थी वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, और बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन की जा रही थी वुमेन के साथ। तो विद द कोर्स ऑफ टाइम जो रिफॉर्मेटिव मेजर्स लिए जाते हैं उनके ज़रिए जो पोजीशन ऑफ वुमेन है उसमें चेंज लाई जाती है, और आज हम देखते हैं कि जो फीमेल्स हैं ये एजुकेशन गेन कर सकते हैं, लेकिन देयर वाज अ टाइम जो ये फीमेल थी, फीमेल एजुकेशन जो थी वो डिप्राइव्ड थी, गर्ल्स वर नॉट अलाउड टू गेन एजुकेशन, और बहुत तरह की डिस्क्रिमिनेशन थी जो वुमेन्स को फेस करनी पड़ती थी सोसाइटी में। तो अगर हम एंशिएंट टाइम्स में जाते हैं, वुमेन फेस ए लॉट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। बहुत तरह की डिस्क्रिमिनेशन होती थी जो वुमेन्स को फेस करनी पड़ती थी। पहली एक्सप्लॉइटेशन जो गर्ल्स को फेस करनी पड़ती थी ड्यूरिंग द एंशिएंट टाइम्स एंड दैट वाज चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज एक वो सोशल इविल था जिसमें से छोटे बच्चियों की शादियां की जाती थी, और सोसाइटी का एक एक्सेप्टेड नॉर्म था कि छोटे बच्चियां जो हैं इनकी शादियां करनी चाहिए, और इनकी शादियां की जाती थी, जिसके ज़रिए से ये जो बाकी सॉर्ट ऑफ राइट्स जो थे उनसे इनको डिप्राइव किया जाता था। तो चाइल्ड मैरिज वाज द फर्स्ट एक्सप्लॉइटेशन जो गर्ल्स को फेस करनी पड़ती थी। उसके बाद ये जो वुमेन्स होती थी, ये जो गर्ल्स होती थी, दे वर नॉट हैविंग नो राइट्स इन प्रॉपर्टी। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टिल 2005 तक ये जो वुमेन थी, ये जो फीमेल पॉपुलेशन थी, इनको इंडिया में प्रॉपर्टी राइट्स नहीं दिए जाते थे। छोटी छोटी उम्र में शादियां की जाती थी, और इनके पास जो एजुकेशनल राइट्स थे वो भी अवेलेबल नहीं थी। देयर वाज नो फीमेल एजुकेशन। फीमेल एजुकेशन बैन्ड थी, फीमेल एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोपेगेट नहीं किया जाता था। पॉलीगैमी एक सोसाइटी का एक प्रेवलेंट इशू था। एक जो मेल था वो 2 या 2 से ज़्यादा शादियां कर सकता था। इसका मतलब है उसकी 2-4 बीवियां हो सकती हैं, और ये जो बीवियां इसकी होती थी इनके साथ बहुत तरह की एक्सप्लॉइटेशन होती थी, बिकॉज इनके पास कोई राइट्स अवेलेबल नहीं होता था। दे वर सपोज टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ देयर हस्बैंड्स। इसका मतलब ये था कि वुमेन्स के पास जो राइट्स थे वो अंडर दिस पॉलीगैमी सिस्टम वो नहीं था। पॉलीगैमी इस वक्त भी सोसाइटी में प्रिवेलेंट हैं, लेकिन वहाँ पर जो वुमेन है उनके राइट्स अवेलेबल हैं, उनके पास बराबर अपनी हुकूक हैं। यहाँ पर हम ये समझेंगे कि जो हिंदू सोसाइटी है वहाँ पर एक सोशल इविल प्रिवेलेंट था जिसे हम सती प्रैक्टिस के नाम से जानते हैं। ये जो सती प्रैक्टिस था ये हिंदू सोसाइटी में प्रिवेलेंट था। जब भी किसी के औरत के हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो उसे उसी चिता में जलना होता था। ये एक सोशली एक्सेप्टेड ट्रेडिशन था हिंदू सोसाइटी में, जिससे
जिसे अपनाया जाता था। और मोस्ट केसेस में यही था कि जो भी औरत होती थी, जो भी एक गर्ल होती थी, जो भी एक फीमेल होती थी, उसे सती प्रैक्टिस करनी ही होती थी, क्योंकि ये जो बच्चियां होती थी इनकी छोटी छोटी उम्र में शादियां की जाती थी, और जिनसे इनकी शादियां की जाती थी वो इनसे एज में बहुत ज़्यादा होते थे, जिसका रिजल्ट निकलना ही ये था कि जो इनके हस्बैंड थे वो पहले डेथ हो जाते थे और ये बेचारी जिंदा रह जाती थी। लेकिन ज़िंदगी जीने का इनके पास तब ही राइट ख़त्म हो जाता था जब इनके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी। तो इसका मतलब ये था कि इनको सत्य प्रैक्टिस इनको सत्य यहाँ पर परफॉर्म करनी होती थी। और इसके साथ साथ along with it there existed a lot of differences in the society on the base of caste। और ये एक वो डिस्क्रिमिनेशन थी जो एक वुमेन के साथ थी, और इसके साथ साथ सोसाइटी में बहुत तरह की डिस्क्रिमिनेशन थी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऑन द बेस ऑफ कास्ट सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन चल रही थी। तो यहाँ पर हमने क्या समझा कि जो वुमेन की कंडीशन थी ड्यूरिंग द एंशिएंट टाइम्स वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेटिव थी, उनके राइट्स वायलेट हुआ करते थे, उनके पास किसी तरह की कोई राइट अवेलेबल नहीं होता था। इसीलिए बहुत तरह की डिस्क्रिमिनेशन को इनको फेस करना होता था। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली चाइल्ड मैरिज वाज ए कस्टम जो प्रिवेलेंट था सोसाइटी में, और इसके साथ साथ ये जो वुमेन्स होती थी इनके पास जो प्रॉपर्टी राइट्स थे वो अवेलेबल नहीं थे, और इनके पास जो एजुकेशनल राइट्स थे वो अवेलेबल नहीं थे। फीमेल एजुकेशन जो था वो बैन थी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पॉलीगैमी एक सिस्टम सोसाइटी में था जिसमें एक मेल बहुत ज़्यादा बीवियाँ रख सकता था, लेकिन इन बीवियों के पास भी अपने हुकूक नहीं होते थे। इसका मतलब ये था कि उसके बाद भी जो वुमेन्स के राइट्स थे वो एक्सप्लॉइट किए जाते थे। सती सिस्टम एक वो सोशल इवल सोसाइटी में था जिसके ज़रिए से जब भी किसी औरत के हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो उसे भी जिंदा ही उसी की चिता में जलना होता था। तो ये एक सोशली एक्सेप्टेड ट्रेडिशन था हिंदू सोसाइटी का। तो इसके साथ साथ बहुत तरह की डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में चल रही थी रिलेटेड टू वुमेन थी। इसके साथ साथ सोसाइटी में बहुत तरह के डिफरेंसेस, बहुत तरह की डिस्क्रिमिनेशन चल रही थी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऑन द बेस ऑफ कास्ट की बुनियाद पर सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन की जा रही थी। ये जो सती सिस्टम है ये यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं कि देयर इज़ ए सती पेंटिंग। ये जो पेंटिंग है ये तैयार की हुई है बाल्थाज़र साल्विन इन 1813। बाल्थाज़र साल्विन जो है इन्होंने ये पेंटिंग 1813 में प्रिपेयर की हुई है। दिस वाज वन ऑफ द मेनी पिक्चर्स ऑफ सती पेंटेड बाय यूरोपियन आर्टिस्ट्स हु केम टू इंडिया। द प्रैक्टिस ऑफ सती वाज मोस्ट प्रिवेलेंट सोशल इवल इन इंडिया। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ये जो यहाँ पर है ये एक आग लगी हुई है जिसमें किसी की डेथ हुई है, और ये यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो औरत है इससे ज़बरदस्ती इस आग में फेंका जाता है। और इन केस यहाँ पर ये भी होता था कि जो कोई भी एक इंसान वो कभी नहीं चाहेगा कि मैं ज़िंदा जलूं, और इसलिए इनके ऊपर जो पत्थर हैं उन्हें बांध दिए जाते थे ताकि एक बार आग में फेंक कर वापस ना आई। तो ये एक सोशली एक्सेप्टेड ट्रेडिशन था हिंदू सोसाइटी में जिसे प्रैक्टिस किया जाता था, और ये एक इनह्यूमन ट्रीटमेंट था जो फीमेल पॉपुलेशन को इंडिया में फेस करना पड़ता था। तो ये हमने एक डिस्क्रिमिनेशन समझी, और उसके बाद और एक डिस्क्रिमिनेशन थी रिलेटेड कास्ट में जो हिंदू सोसाइटी थी ये डिफरेंट कास्ट्स में डिवाइडेड थी, और ऑन द बेस ऑफ कास्ट ही लोगों का सोशल स्टेटस तय होता था। इसमें से जो ब्राह्मण्स एंड क्षत्रिय थे ये अपर क्लासेस कहलाते थे, और इसके बाद वेश्याज वो लोग होते थे जो ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स कहलाते थे। और ये जो वेश्याज हैं इनको ब्राह्मण्स और क्षत्रियाज के बाद का दर्जा दिया जाता था। इसके बाद शूद्राज थे। शूद्राज वो लोग होते थे जो वीवर्स या पोटर्स के नाम से जिनका पेशा होता था वीविंग, या जो पोटर्स के पेशे से ताल्लुक रखते थे। और ये जो शूद्राज हैं ये लोवेस्ट क्लास या लोअर क्लास माना जाता था हिंदू सोसाइटी का, कि ये जो ब्राह्मण्स हैं दे वर द टॉप मोस्ट क्लास, दे वर द अपर क्लास विद इन द हिंदू सोसाइटी। उसके बाद क्षत्रियाज, उसके बाद वेश्याज, उसके बाद शूद्राज। और शूद्राज जो हैं ये कास्ट हायरार्की में सबसे नीचे, सबसे निचले तबके के कास्ट माने जाते थे।
इस तरह से क्या होता था, द अपर क्लासेस आल्सो ट्रीटेड मेनी ऑफ दीज ग्रुप्स एट द बॉटम ऑफ अनटचेबल्स। और ये जो अपर क्लासेस थे, ये जो निचले तबके के लोग थे, इनको बहुत तरह की डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता था अपर क्लासेस की तरफ से, और इनको नाम दिया गया था अनटचेबल्स। इसका मतलब ये हुआ कि दे वर नॉट हैविंग द एक्सेस टू पब्लिक लाइफ। जो पब्लिक लाइफ इनकी थी वो रेस्ट्रिक्टेड थी। दे वर नॉट अलाउड टू एंटर पब्लिक प्लेसेस, टू एंटर द टेम्पल्स, टू एंटर द रेस्टोरेंट्स। या हम ये कहेंगे कि जो भी पब्लिक लाइफ थी वो इनके लिए प्रोहिबिट थी। इस तरह से हमने ये समझा कि यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन थी विद रेस्पेक्ट वुमेन एंड विद रेस्पेक्ट कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, और इसलिए देयर वाज ए नीड टू रिफॉर्म द इंडियन सोसाइटी। रिफॉर्मेशन चाहिए थी इंडियन सोसाइटी में, और यही जो आज का चैप्टर है ये इसी के डोमेन के आसपास घूमता है, जिसमें हमें पहले वुमेन की कंडीशन के बारे में समझाया जाएगा, उसके बाद बहुत सारे वो मेजर्स जिसमें से वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जा रही है, और उसके बाद हमें समझाएगा कास्ट बेस्ड कौन सी डिस्क्रिमिनेशन इंडिया में चल रही थी और कौन कौन से रिफॉर्मेटिव मेजर्स लाए गए जिनके जरिए से ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ने किसी हद तक खत्म की गई। हम ये जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसमें हमने इस पूरे चैप्टर में हमने क्या समझना है, वर्किंग टुवर्ड्स चेंज। तो चेंज की तरफ एक वक्त आता है कि जब लोगों में एवेकनिंग जाग जाती है, जब लोग डिबेट्स एंड डिस्कशंस करते हैं, और जिसके ज़रिए से फिर चेंज सोसाइटी में लाई जाती है, इस पर डिबेट्स एंड डिस्कशंस चलाए जाते हैं। दूसरा जो इविल हमारी सोसाइटी का था वो था कि जो लाइव्स ऑफ विडोज़ थी ये भी अंडर कॉन्स्टेंट थ्रेट थी, बिकॉज दे वर नॉट अलाउड टू रिमैरी। और इसके बाद एक वक्त स्टार्ट होता है जब गर्ल्स बिगिन टू गोइंग स्कूल, जब गर्ल्स जो होती हैं ये स्कूल जाना स्टार्ट करती हैं, और वुमेन जो है वुमेन रिफॉर्मर्स, जो वुमेन जो है रिफॉर्मेटिव मेजर्स उठाते हैं, और वुमेन जो है वुमेन के हक में अब लिखना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद लॉ लाया जाता है अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, जिसको बैन किया जाता है, और उसके बाद कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म हमने पढ़ना है। उसके बाद हु कुड प्रोड्यूस शूज़, यहाँ पर इसमें हमने स्टोरी पढ़नी है कि शूद्रास वो लोग थे जिनको हिंदू सोसाइटी में सबसे निचले तबके के लोग माना जाता है, लेकिन ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार होता है कि देयर वाज ए डिमांड ऑफ शूज़, जो सोल्जर्स उनके लिए चाहिए थी शूज़, लेकिन शू बनाने का इंडिया में एक ही तबका था। एंड ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार ये जो शूद्राज थे, ये जो लवर कास्ट्स थे, इनकी इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हुई थी, ये हमने समझना है। डिमांड फॉर इक्वलिटी एंड जस्टिस, इसमें हमने समझना है कि किस तरह से इक्वलिटी के कंसेप्ट की डिमांड की जाती है, जस्टिस के कंसेप्ट की डिमांड की जाती है। गुलामगिरी हमने समझना है कि जो जैतोबिया फुली थी इसकी क्या कंट्रीब्यूशन थी related to abolishment of the caste based inequalities. Who could enter temple, और उसके बाद टेम्पल एंट्री मोमेंट्स हमने पढ़नी है, जिसमें से हमने पढ़ना है कि जो भी डिस्क्रिमिनेशन, जो भी एक्सप्लॉइटेशन डिफरेंट कास्ट्स को फेस करनी पड़ती थी, जिनको टेम्पल एक्सेस का जो राइट था वो नहीं होता था। और नॉन ब्राह्मण मोमेंट में भी हमने पढ़ना है कि जो ब्राह्मण क्लास के लोग थे इनके खिलाफ जो लवर कास्ट्स थे उनके ज़रिए मोमेंट चलाई जाती है। एंड फाइनली लास्ट पर हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजिंग फॉर रिफॉर्म, वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस एंड कंट्रीब्यूशन, और कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती हैं और किस ऑर्गेनाइजेशन की क्या कंट्रीब्यूशन रहती है। ये जो वुमेन या कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में चल रही थी, इनको इराडिकेट करने के लिए, इनको इराडिकेट करने में कि जो हमारा पहला सब टॉपिक है दैट इज वर्किंग टुवर्ड्स चेंज। वर्किंग टुवर्ड्स चेंज का मतलब हुआ कि अभी हमने समझा कि सोसाइटी में किस तरह की डिस्क्रिमिनेशन चल रही थी विद रेस्पेक्ट टू वुमेन और विद रेस्पेक्ट कास्ट बेस्ड इनइक्वलिटीज। यहाँ पर अब कोशिश की जाती है कि चेंज लाने की, कि सोसाइटी में चेंज आनी चाहिए। तो इस पर अब डिबेट स्टार्ट हो रहा है कि किस तरह से चेंज लाई जाएगी। जो सोसाइटी में सोशल कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस प्रेवलेंट हैं, इन सोशल कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस को किस तरह से इराडिकेट किया जाए। दिस वाज ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ द न्यू फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। लोगों में एवेकनिंग कैसे जाग गई, क्योंकि लोगों में अब आया न्यू फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि लोगों के पास अब वो मीडियम आया जो लोगों के पास पहले नहीं था। इससे पहले क्या होता था कि लोगों की जो भी ओपिनियन होती थी, लोगों की जो भी डिमांड होती थी, उसे सप्रेस किया जाता था अपर क्लासेस के जरिए। लेकिन अब जब
आया यहाँ पर कंसेप्ट ऑफ न्यू फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। अब जब प्रिंट मीडिया आया, अब जब न्यूज़पेपर्स आए, लोग अपनी राय, लोग अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करने लगे वया न्यूज़पेपर लिखने लगी, और जिसके ज़रिए से वो बहुत बहुत ज़्यादा तादाद तक व बहुत एरियाज तक पहुंचने लगा। न्यू फॉर्म कम्युनिकेशन में आता है न्यूज़पेपर आ जाता है, टेलीफोन आता है, टेलीग्राफ आ जाता है, या डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, या ट्रांसपोर्टेशन में तरक्की, या ट्रांसपोर्टेशन में इम्प्रूवमेंट आ जाती है, जिसके ज़रिए से लोग एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हैं, जिसके ज़रिए से अपनी ओपिनियंस को एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो इस डेवलपमेंट का क्या रिजल्ट निकलता है? जो ऑर्डिनरी लोग थे, जो आम लोग थे, नाउ दे कुड नाउ राइट एंड एक्सप्रेस देयर आइडियाज इन देयर ओन लैंग्वेज। जो वर्निकुलर लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में अब व्यूज को लिखा जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है और बाकी लोगों तक पहुंचाया जाता है कि सोसाइटी में जो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और रिलीजन रिलेटेड इश्यूज सोसाइटी में चल रही थी। फॉर एग्जांपल, सोसाइटी में डिफरेंट डिस्क्रिमिनेशन चल रही थी ऑन द बेस ऑफ कास्ट, इकोनॉमिक इश्यूज सोसाइटी में थे, पॉलिटिकल इश्यूज थे, वुमेन्स वर डिप्राइव्ड फ्रॉम कास्टिंग वोट्स पे। आज के दौर में अगर हम देखते हैं कि वुमेन्स के पास पॉलिटिकल राइट्स अवेलेबल हैं, हम भी एजुकेशन गेन करने के लिए जाते हैं और उसी इंस्टीट्यूशन में जो गर्ल्स होती है वो भी एजुकेशन गेन करने के लिए जाते हैं, हम भी वोट कास्ट करने के लिए जाते हैं, वुमेन भी जो होती हैं अपने वोट कास्ट करने जाते हैं। ये आज की सोसाइटी की रिफॉर्मेशन है, ये आज की सोसाइटी की बात है। लेकिन पहले क्या थी कि वुमेन्स की पॉलिटिकल इश्यूज भी थी, इनके पास पॉलिटिकल राइट्स अवेलेबल नहीं होते थे, ये अपने व्यूज को एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, और ऑन द बेस ऑफ रिलीजन बहुत तरह की बाइंडिंग्स थी सोसाइटी में। इन बाइंडिंग्स को ख़त्म करने के लिए इन इश्यूज़ को यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोपिगेट किया जाता था, लिखा जाता था और बाकी लोगों तक पहुँचाया जाता था। तो अब लिखने का मकसद क्या था? दे नाउ डिमांडेड रिफॉर्म एंड चेंज, और लोग डिमांड कर रहे थे कि चेंज आनी चाहिए और सोसाइटी में एक रिफॉर्मेशन आनी चाहिए, ताकि सोसाइटी बेस्ड ऑन इक्वलिटी, सोसाइटी में हर एक इंसान की डिग्निटी जो है वो बरकरार रहनी चाहिए, वुमेन्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, कास्ट बेस्ड इनइक्वलिटीज़ जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो इसी पर से डिबेट अब स्टार्ट होने जा रहा था। जब न्यू फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन डेवलप हुआ था, जब न्यूज़पेपर आया था, जब डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन हुआ था, टेलीग्राफ सिस्टम आया था, टेलीफोन सिस्टम आया था, डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आया था, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाकर अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर पाते थे और हर तरह के इशू को डिस्कस और डिबेट किया जाता था। तो इसमें से हमने पढ़नी है कंट्रीब्यूशन डिफरेंट सोशल रिफॉर्मर्स की, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसमें हम जो रिफॉर्मर्स थे उनका बहुत ज़्यादा अहम रोल था इंडिया में इंडियन सोसाइटी को रिफॉर्म करना। दीज डिबेट्स वर ऑफन इनिशिएटेड बाय इंडियन रिफॉर्मर्स एंड रिफॉर्म ग्रुप्स, और बहुत सारे इंडियन रिफॉर्मर्स थे या बहुत सारे इंडियन रिफॉर्म ग्रुप्स थे जिनके ज़रिए से ये जो इश्यूज़ हैं इनको हाईलाइट किया गया और सोसाइटी में कोशिश की गई कि एक चेंज लाई जाए। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ये जो राजा राम मोहन रॉय था, इसने क्या किया था? तो ये जो राजा राम मोहन रॉय थे 20 अगस्त 1828 को ये ब्राह्मो समाज यहाँ पर फाउंड करते हैं। ये जो ब्राह्मो समाज था इसे पहले ब्राह्मो सभा के नाम से जाना जाता था और इसे कोलकाता में राजा राम मोहन रॉय के जरिए फाउंड किया जाता है। इस ब्राह्मो समाज का मकसद क्या था? इट स्प्रेड द नॉलेज ऑफ द वेस्टर्न एजुकेशन। तो इन्होंने प्रोपिगेशन की कि वेस्टर्न नॉलेज जो है, वेस्टर्न एजुकेशन जो है ये इंडिया में यहाँ पर फ्लोरिश होनी चाहिए। क्योंकि वेस्टर्न नॉलेज में क्योंकि वेस्टर्न नॉलेज से क्या मिलने वाला था? जो सोसाइटी का कंसेप्ट था, जो सोसाइटी हम इंडियन सोसाइटी का जो एक ब्लाइंड सोच थी जिसमें से एक तबके को राइट दिए जाते थे, दूसरे तबके के राइट्स को एक्सप्लॉइट किया जाता था। वुमेन्स वर डिप्राइव्ड फ्रॉम द एजुकेशन राइट्स, और इस तरह से बहुत तरह के सोशल इवल्स या बहुत तरह का जो ब्लाइंड फेथ इंडिया में बना हुआ था, ये मुमकिन था कि वेस्टर्न एजुकेशन के जरिए ही ये जो ब्लाइंड फेथ लोगों का इंडिया में था ये ख़त्म किया जा सकता है। इसीलिए राजा राम मोहन रॉय ने ब्राह्मो समाज के जरिए इस ब्लाइंड फेथ को ख़त्म करने के लिए वेस्टर्न एजुकेशन की प्रोपिगेशन की, और कहा गया कि इंडिया जो है हर एक फील्ड, इंडियंस जो है हर एक फील्ड में आगे होने चाहिए, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, और ये तब मुमकिन हो जाएगा जब वेस्टर्न एजुकेशन की नॉलेज यहाँ पर सोसाइटी में दी जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि राजा राम मोहन रॉय के ज़रिए कोशिश की गई कि सोसाइटी में रिफॉर्मेशन लाई जाए।
इट वर्क टू ब्रिंग अबाउट ग्रेटर फ्रीडम एंड इक्वलिटी फॉर वुमेन। इस वेस्टर्न एजुकेशन का मकसद ये था कि जो वुमेन्स हैं इनके पास इक्वलिटी होनी चाहिए, इनके पास आज़ादी होनी चाहिए, और ये जो वुमेन इक्वलिटी एंड फ्रीडम है इसको प्रोपेगेट किया गया राजा राम मोहन राय के ज़रिए। और ये जो राजा राम मोहन राय थे इनकी बर्थ हुई थी 22 मई 1772 को, और इनकी डेथ हुई थी 27 सितंबर 1833 में। तरह से जो राजा राम मोहन राय था, दे टुक इनिशिएटिव्स टू एबॉलिश द प्रैक्टिस ऑफ सती एंड आल्सो मैनी अदर मेजर्स टू रिफॉर्म द इंडियन सोसाइटी। तो ये राजा राम मोहन राय ही था जिन्होंने हिंदू सोसाइटी के जो एंशिएंट टेक्स्ट्स हैं उनको वहां पर लोगों के सामने लाया, और इसने जस्टिफाई किया कि कहीं पर जो सती प्रैक्टिस हैं जो एबॉलिश की जाती हैं इसको नहीं लिखा हुआ है सोसाइटी का कोई भी रिलीजियस ग्रुप, कोई भी रिलीजियस फेथ, ये जो प्रैक्टिस ऑफ सती है, ये जो इनह्यूमन ट्रीटमेंट जो फीमेल्स के साथ किया जाता है, इसको कहीं भी जस्टिफिकेशन नहीं मिल रही है। इसको इन्होंने सोसाइटी में प्रोपेगेट किया, और इनके एफर्ट्स के, राजा राम मोहन राय के एफर्ट्स के जरिए ही फाइनली जो प्रैक्टिस ऑफ सती होता है इसको एबॉलिश किया जाता है ब्रिटिश रूल के जरिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट के जरिए, जो लॉर्ड विलियम बेंटिक था उनके जरिए। जो प्रैक्टिस ऑफ सती है इसको हमेशा के लिए यहाँ पर ख़त्म किया जाता है, एबॉलिश किया जाता है हिंदू सोसाइटी में। तो इस तरह से आज के वीडियो लेक्चर में हमने आज क्या समझा कि हिंदू सोसाइटी में बहुत तरह की डिस्क्रिमिनेशन थी वुमेन्स के साथ, या जो कास्ट बेस्ड इनइक्वलिटी सोसाइटी में चल रही थी। इसके ज़रिए से बहुत ज़्यादा जो सोशल रिफॉर्मर्स थे इन्होंने कोशिश की, इसके ज़रिए से जब डेवलपमेंट हुई इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन, जब मॉडर्न टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन आए, जब न्यूज़पेपर प्रिंट होने लगा, इन्वेंशन ऑफ टेलीफोन हुआ, और टेलीफोन के, और उसके बाद जब न्यूज़पेपर के ज़रिए या डिफरेंट प्रिंट मीडिया के ज़रिए क्या हुआ, अब लोग अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं डिफरेंट इश्यूज़ पर, जिसके ज़रिए से एक पॉलिटिकल अवेकनिंग, जिसके ज़रिए से एक सोशल अवेकनिंग सोसाइटी में गेन होती जा रही थी। और फाइनली डिफरेंट सोशल रिफॉर्मर्स थे जिनके एफर्ट्स के ज़रिए बहुत तरह के सोशल इवल सोसाइटी में जो प्रेवलेंट थे उनको ख़त्म किया जाता है, और ये जो इनिशिएटिव लिया जाता है सोशल रिफॉर्मर्स के लिए जाता है। तो वो आज के लिए बस इतना ही। दूसरे वीडियो लेक्चर में यही जो टॉपिक है इसको हम कंटिन्यू करते हैं। टिल देन स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।